नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। देवभूमि में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे तो देहरादून से खबर। सल्ट पहुंचे हैं सीएम तीरथ सिंह रावत, जहां उन्होंने देघाट भैसाली मैदान में चुनावी रैली को संबोधित किया। सल्ट क्षेत्र में 3 जनसभाओं को उन्होंने संबोधित। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। 4 बजे सल्ट से देहरादून लौटेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। तो सल्ट उपचुनाव को लेकर जो तैयारी है उसको पूरी तरह से देखा जा रहा है और ऐसे में सीएम तीरथ सिंह रावत खुद पहुंचे थे सल्ट और वहां उनके साथ प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। खास तौर पर अगर मुद्दों की बात करें तो कई अहम मुद्दे रह सकते हैं। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत और गौतम और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे, साथ ही केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। 4 बजे सल्ट से देहरादून वापस लौटेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। सल्ट पहुंचे थे तीरथ सिंह रावत। सीएम ने देघाट भैसाली मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। सल्ट क्षेत्र में 3 जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया। तो चुनावी रैली की है उन्होंने भैसाली मैदान में और ऐसे में तस्वीरें बेहद खास रही है, क्योंकि सल्ट उपचुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष की जो जंग है वो एक अलग ही रंग लेती जा रही है। और अब ऐसे में बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें रहने वाली हैं। फहीम तना, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। फहीम, सीएम सल्ट पहुंचे थे और जहां उन्होंने 3 जनसभा को संबोधित किया है। आज अगर हम बात करें तो खास क्या चीजें रहेंगी? देखिए, सल्ट में सीएम तीरथ सिंह रावत की जनसभाएं चल रही हैं। सल्ट का विधानसभा का उपचुनाव है और आज अंतिम दिन है सल्ट के चुनाव प्रचार का, तो लिहाजा बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है। सीएम के साथ साथ निशंक केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हैं और जनसभा अभी हो रही है सीएम की सल्ट क्षेत्र में, जिसमें सीएम सरकार के काम को गिना रहे हैं। दूसरा ये कि क्योंकि जीना परिवार, जहां सुरेंद्र सिंह जीना जिन पूर्व विधायक का देहांत हुआ है और उनके देहांत के बाद सीट खाली हुई, तो लिहाजा उस परिवार के सल्ट क्षेत्र के लिए योगदान को भी याद किया जा रहा है और आने वाले दिनों में सल्ट के और बेहतरी के विकास के लिए जो योजनाएं हैं सरकार की, उस पर भी बात की जा रही है। तो लिहाजा बीजेपी की पूरी कोशिश है कि ये सीट का उपचुनाव दोबारा फिर बीजेपी के पाले में जाए और जीना परिवार को जिस तरीके से लगभग 15 वर्षों से क्षेत्र की जनता प्यार देती आई है, वो अभी भी जारी रहे। बीजेपी की कोशिश तो यहाँ पूरी दिख रही है। अगर हम विपक्ष को लेकर बात करें, लगातार कई तथ्य सामने आते रहे हैं। फहीम, मेरी आवाज मिल रही है? जी फहीम, बीजेपी की तैयारी तो देखी गई है और अगर हम विपक्ष को लेकर बात कर ले, उधर से क्या तैयारी है? देखिए, विपक्ष ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी सल्ट के चुनाव प्रचार में कूदे हैं और वो कोरोना पॉजिटिव होकर के आए थे अभी 3 दिन पहले ही दिल्ली से, लेकिन उसके बावजूद आज उन्होंने कार्यक्रम बनाया। आज चूंकि अंतिम दिन है, जैसा मैंने कहा, प्रचार का 5 बजे प्रचार अभियान थम जाएगा, लिहाजा कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और कांग्रेस हर इस कोशिश में है कि सल्ट विधानसभा का उपचुनाव कांग्रेस के पाले में जाए, तो क्योंकि इसको सरकार के लिए लिटमस टेस्ट भी एक तरीके से माना जा रहा है और सल्ट चुनाव के नतीजे आगे की 2022 की रणनीति को लेकर के भी एक तस्वीर पेश करेंगे, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है चुनाव के वर्ष में सरकार के लिए, और वो अगर कोई उपचुनाव उससे पहले है तो वो उस पर एक तस्वीर उभर कर आती है, ऐसा माना जाता है राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा। तो लिहाजा इसलिए सल्ट के चुनाव को जीतने की हरचंद कोशिश कांग्रेस भी कर रही है। विपक्ष ने पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के तमाम नेता कांग्रेस के वहाँ सल्ट में मौजूद हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ से पूरी जोर आजमाइश है और कोशिश है कि सल्ट का चुनाव दोनों पार्टी चाहती है कि उनके पाले में जाए। ठीक है फहीम, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी अपडेट्स लेंगे।
और देहरादून से खबर, मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने दिशा निर्देश जारी किए। सचिव ने सरकारी कार्यालयों के लिए ये निर्देश जारी किए हैं। तो सरकारी निर्देश है ये, और सरकारी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। कार्यालय परिसर में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी होगा। 2 कुर्सियों के बीच 6 फीट की दूरी अनिवार्य है। सरकारी कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की जाएगी। सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना होगा और कार्यालय में गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। तो अब इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होगा। और आपको बता दें, लगातार नियम बनाए जा रहे हैं ताकि कोरोना पर नियंत्रण किया जाए। सरकारी कार्यालयों की बात की जा रही है। देहरादून से ये खबर, मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने ये दिशा निर्देश जारी किए। और देहरादून से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर को पेमेंट के बाद भी फ्लैट नहीं मिला। बता दें, पुष्पांजलि बिल्डर्स के मालिक दीपक मित्तल पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। ब्रिगेडियर अनिल सिन्हा ने 2016 में 97 लाख रुपए दिए थे। थाना डालनवाला में दीपक मित्तल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फहीम लगातार हमारे साथ बने हुए फोन लाइन पर। फहीम, ये धोखाधड़ी का जो मामला सामने आया है, 97 लाख की धोखाधड़ी सामने आ रही, क्या कुछ अपडेट है? देखिए कोमल, ये पुष्पांजलि बिल्डर्स पहले भी केसों में रहा है और 4 मुकदमे पहले भी पुष्पांजलि बिल्डर्स पर हैं इसी तरीके के धोखाधड़ी या वादा खिलाफी के। और ये मुकदमा ताजा दर्ज हुआ है जिसमें 97 लाख रुपए रिटायर्ड ब्रिगेडियर से इन्होंने लिए थे फ्लैट को लेकर के, लेकिन वो फ्लैट के पोजीशन नहीं दिया गया। 2016 में ये बुक किया गया था जैसा कि इनका कहना है। 2017 में 1 साल के वादे पर पोजीशन मिलना था, लेकिन आज 4 साल ऊपर हो गए हैं और पोजीशन नहीं मिला। रिपोर्ट में कहा है ब्रिगेडियर ने अपनी जो ये दीपक मित्तल मालिक हैं, इन्होंने वादा किया और पता चला कि ये विदेश में हैं भी नहीं। यहाँ पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। तमाम इन्होंने कोशिशें कर ली, तो लिहाजा धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो अभी तक फ्लैट का पोजीशन नहीं मिला। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन अगर हम फ्लैट को लेकर बात करें, क्योंकि फिर तो ये एक मामला नहीं रहा होगा, और भी कई मामले रहे होंगे। जांच पड़ताल में क्या कुछ सामने आ रहा है? देखिए, ये स्वाभाविक तौर पर होता है कि इस तरीके के मामलों में मुकदमा 1-2 मरतबा ही होता है। 1-2 कोई व्यक्ति कोशिश हिम्मत करता है या फिर वो इतना परेशान हो जाता है। आमतौर पर जिनके पैसे फंसे होते हैं वो मुकदमे की नौबत तक नहीं आते, वो कोशिश करते रहते हैं। तो ये आपका प्रश्न अपने आप में एक स्वाभाविक तौर पर है कि इस तरह के और भी मामले होंगे। जो लोग अभी पोजीशन की उम्मीद में हैं या जो भरोसे पर टिके हैं, आश्वासन पर टिके हैं, लेकिन उनको पोजीशन नहीं मिला है, तो इस जांच में वो भी चीजें सामने आएंगी और ऐसे कई और भी हो सकते हैं। अगर जांच में खुलासा हो तो ऐसे कई और पीड़ित हो सकते हैं जिन्होंने पैसा जमा कर रखा है, लेकिन उनको अपना सपनों का आशियाना बिल्डर्स की तरफ से नहीं दिया गया है। फ्लैट तैयार होने के बाद भी या दूसरी और अड़चनों से उनका पैसा फंसा है, उनकी गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई फंसी हो सकती है। तो जांच में पहलू भी सामने आने की उम्मीद है। ठीक है फहीम, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी अपडेट्स लेंगे। और खबर देहरादून से ही, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन कोरोना पॉजिटिव हो गए। सचिव ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा है, मेरे संपर्क में आने वाले लोग अपना कोरोना टेस्ट कराएं, कोरोना के बढ़ते प्रकोप में अपना खास ख्याल रखें। और ये जो जानकारी साझा की है वो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। उन्होंने अपने कोविड पॉजिटिव होने की बात रखी है और साथ ही उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से आग्रह किया है कि अपना कोरोना टेस्ट करा लें। कोरोना का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, सभी अपना खास ख्याल रखें। फहीम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फहीम, अब काजी निजामुद्दीन भी कोरोना पॉजिटिव आ गए। कोरोना की चपेट में अच्छे खासे लोग आते जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, कोरोना संक्रमण की चपेट में इस समय बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। उसमें क्या साधु संत, क्या राजनेता, क्या अधिकारी, क्या जनप्रतिनिधि, तमाम लोग कोरोना की चपेट में हैं। आधे दर्जन से ज्यादा अफसर, आईएएस अफसर उत्तराखंड में चपेट में है, साधु संत चपेट में है, राजनेता चपेट में है। ये ताजा काजी निजामुद्दीन राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के और विधायक हैं बंगलौर से, ये पॉजिटिव हुए हैं। तो बड़ी तादाद है। रोज हम देख रहे हैं प्रतिदिन का आंकड़ा उत्तराखंड में 1900 से ऊपर यानी 2000 के लगभग पॉजिटिव केसेस पहुंच रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है, बड़ी चिंता की भी एक आंकड़ा है।
लगातार चिंता बढ़ रही है। इस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें लोगों को चिंता करके बहुत बचाव के साथ सावधानियां भी अपनानी होंगी। जी। ठीक। और अगर हम कोरोना के आंकड़ों को लेकर बात करें, प्रशासनिक तैयारी को लेकर बात करें, क्योंकि लगातार चाहे आम जनता हो, चाहे कोई दिग्गज नेता हो, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, सभी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। प्रशासनिक तैयारी को लेकर बहरहाल बात कर लेते हैं। देखिए, प्रशासनिक तैयारियों में प्रशासन के अपने दावे हैं कि किसी तरीके की व्यवस्थाओं में दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात देखने में आ रही है कि जो अस्पतालों की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि हमने पिछले 2 से 3 महीने में देखा जब कोरोना के आंकड़े बहुत कम हुए, तो उस समय जो व्यवस्था, उससे पहले जो व्यवस्थाएं थी उनमें कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में वो चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं नहीं रह गई थी। तो अब नए सिरे से व्यवस्थाएं करनी पड़ रही हैं। अस्पतालों में भीड़ लग रही है, टेस्ट कराने वाले लोगों की भीड़ है, टीकाकरण वालों की भीड़ है, और फिर जो पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं उनके ट्रीटमेंट को लेकर के भी भीड़ है। देहरादून जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, अगर डॉक्टर उनको होम आइसोलेशन की सलाह दे रहे हैं, उनकी कंडीशन खराब नहीं है, तो परेशान ना हो, होम आइसोलेशन के लिए भी अपना मन बनाए और डॉक्टर्स के कहने के अनुसार होम आइसोलेशन में भी रहे। बहरहाल अभी व्यवस्थाएं ठीक होने के किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले अभी डीएम देहरादून से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि व्यवस्था हमारे पास पूरी है, लेकिन उनके वैकल्पिक तौर पर सभी लोग अस्पताल के लिए ना सोचें। अगर उनकी स्थिति ठीक है, उनके लक्षण वैसे नहीं है, कोई गंभीर स्थिति नहीं है, तो होम आइसोलेशन में भी रखा जा रहा है और उस तरह से व्यवस्था बनाई जा रही है। नए बेड के लिए भी प्रशासन तैयारी कर रहा है कि बेड की संख्या बढ़ाई जाए। अभी प्रदेश भर में अगर हम बात कर ले तो प्रदेश भर में तकरीबन 30,000 की व्यवस्था है पूरे प्रदेश में, लेकिन उसको अलग जहाँ पे देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, इन जिलों में। ठीक है फ़हीम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो रुड़की से खबर। आईआईटी क्वारंटीन सेंटर में छात्र की मौत का मामला सामने आया है। कोरोना की वजह से छात्र की मौत हुई थी। बता दें, कोरोना पॉजिटिव छात्रों के संपर्क में आया छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। आईआईटी के छात्र और स्टाफ की कुल 120 रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी हैं। तो कोरोना पॉजिटिव छात्रों के संपर्क में आया था छात्र और उसकी फिलहाल मौत हो चुकी है, लेकिन छात्र की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। छात्र के शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। आईआईटी के छात्र और स्टाफ की कुल संख्या 120 बताई जा रही है, जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। रुड़की से इस वक्त की ये खबर, कोरोना पॉजिटिव के जो छात्र हैं उनके संपर्क में आने के बाद छात्र की मौत हुई। फिलहाल छात्र का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और 120 छात्र और स्टाफ मिलाकर बताए जा रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रुड़की से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छात्र की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। आईआईटी के छात्र और स्टाफ की कुल संख्या 120 बताई जा रही है जो कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, अक्सर लोग सोचते हैं आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई तो कोरोना को लेकर वो सतर्क नहीं रहते, लेकिन कोरोना को लेकर सतर्क रहना जरूरी है, चाहे रिपोर्ट नेगेटिव ही क्यों ना आए। तो आईआईटी क्वारंटीन सेंटर के छात्र की मौत हुई है और कोरोना पॉजिटिव छात्रों के संपर्क में आया था ये छात्र। तो कोरोना पॉजिटिव छात्रों के संपर्क में आया था ये मृतक छात्र जिसकी मौत हो चुकी है। और संवाददाता सुनील पटेल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, आपसे अपडेट लेंगे। छात्र की मौत हो चुकी है, कोरोना पॉजिटिव छात्रों के संपर्क में आया था, क्या कुछ सामने आ रहा है? देखिए कोमल, बिल्कुल आपको बताओ, जिस तरह से अगर देखा जाए तो आईआईटी के अंदर जो है लगभग अभी तक 120 छात्र जो है कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। उनके बीच में जो उनके संपर्क में कुछ और भी अन्य छात्र आए थे जिनकी टेस्टिंग रिपोर्ट की ले गई थी, लेकिन इनकी जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो आई है वो नेगेटिव आई है। और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बावजूद भी जो अब इनकी जो कल शाम के समय इनकी मृत्यु हो गई है, अपने जो आइसोलेट रूम में थे वहाँ पर इनकी मृत्यु पाई गई है। जिसके बाद वहाँ पर जो आईआईटी प्रशासन है उसके में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने इनका शव जो है पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा है।
है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से लगातार जो कोरोना के मामले वो बढ़ते जा रहे हैं और IIT जो एक संस्थान है रुड़की का जाना माना संस्थान, उसके अंदर भी जो है कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में और तहसील प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन जिस तरह की मौत हुई है, पूरे तथ्य तो जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तय हो पाया कि किस कारण की मौत हुई है, क्योंकि जो RT-PCR की रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है। कोमल, क्योंकि अगर हम RT-PCR रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग बड़ी शांति से बैठ जाते हैं जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, लेकिन इस खबर से पुष्टि होती है कि लोगों को सतर्क रहने की वाकई में ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल कमल, देखिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह मास्क का प्रयोग भी बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं आने जाने में, कोई कहीं भी घूम रहे हैं, मार्केट में आ जा रहे हैं, हॉस्पिटल में आ जा रहे हैं, बहुत से लोग देखे जाते हैं कि मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, सैनिटाइजर प्रयोग नहीं किया जा रहा है और जो सोशल डिस्टेंसिंग के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसको लेकर के प्रशासन पर भी आपस पुलिस प्रशासन जोर पर सवाल खड़े होते हैं। और लेकिन जिस तरह से देखा जाए जो छात्र की मौत हुई है उसको देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि इनकी RT-PCR की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है, लेकिन फिर भी इनकी मौत हो गई है। क्या कारण रहा ये जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा। कोमल, ठीक है सुनील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मसूरी से खबर, जबरखेत के जंगलों में भीषण आग लगी है। बता दें आग की चपेट में आने से कई जानवरों की जान भी चली गई। आग के कारण वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। बता दें कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। सरकार और वन मंत्रालय से ठोस कदम उठाने की मांग भी की गई है। फिलहाल आग को रोकने के लिए वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, ऐसा DFO की तरफ से कहा गया है। आग को रोकने के लिए जन सहभागिता और जागरूकता बेहद जरूरी है। वनों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भारी नुकसान हुआ होगा वन संपदा को, और कई वन्य जीवों की जान भी इस आग ने ले ली है। तो मसूरी की ये खबर, जबरखेत के जंगलों में ये भीषण आग की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कई जानवरों की जान चली गई इस आग में। आग लगने के कारण वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है और कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस बीच कई वन्य जीवों की जान भी गई है, भारी नुकसान हुआ है। सरकार और वन मंत्रालय से ठोस कदम उठाने की मांग भी की गई है। ऐसे में DFO की तरफ से भी बयान सामने आया है कि आग को रोकने के लिए वन विभाग प्रयास कर रहा है। और वहीं पौड़ी में सतपुली पुलिस की सराहनीय पहल सामने आई है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शादी समारोह में लोगों को मास्क वितरित किए जा रहे हैं। पौड़ी में सतपुली पुलिस की ये सराहनीय पहल देखने को मिल रही है, जहां कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि कोटद्वार नेशनल हाईवे पर शादी समारोह में जा रहे वाहनों में जन जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसमें लोगों से मास्क पहनने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की गई। इस अभियान की खास बात यह है कि पुलिसकर्मियों ने दूल्हा दुल्हन को मास्क देते हुए भी ये अपील की कि वो शादी में शामिल हो रहे हैं, लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराएं। तो वहीं थानाध्यक्ष सतपुली संतोष पैथवाल की ओर से ये बताया गया कि शादियों के सीजन के चलते ये अभियान भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि शादी समारोह जैसे आयोजनों में सभी लोग लापरवाह हो जाते हैं, इसी के चलते उनकी ओर से ये शादी समारोह में शामिल होने जा रहे मेहमानों और दूल्हा दुल्हनों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हम लोग लगातार जन जागरूक अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत हम लोग अभी वाहन चेकिंग के दौरान भी, जो अभी चूंकि बारात का सीजन चल रहा है, ऐसे में हम लोग जो आ जा रहे बारात की गाड़ियां हैं उनमें भी जो दूल्हा दुल्हन बैठी हैं उन लोगों के माध्यम से भी कोरोना संक्रमण से कैसे बचा जा सके उसके लिए उनको भी जन जागरूक कर रहे हैं। और उनसे हम लोग अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग भी अपनी शादियों में कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूक करें, क्योंकि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है और उत्तराखंड सरकार की जो गाइडलाइन है कोरोना से बचाव के लिए, उसका हम सभी लोग पालन करें, जिससे कोरोना से बचा जा सके। और खबर देहरादून से, कुंभ मेले को कम अवधि में चलने की चर्चा पर CM तीरथ सिंह रावत ने विराम लगा दिया है। मेला अवधि कम करने या उसमें किसी तरह के फेरबदल को लेकर CM तीरथ सिंह रावत ने निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि मेला निर्धारित अवधि यानी कि 30 अप्रैल तक पूरा चलेगा। तो जो अफवाहें सामने आ रही थी उसको लेकर CM तीरथ सिंह रावत ने उन अफवाहों पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि मेला अवधि कम नहीं की जा रही, जो अवधि तय की गई थी वही अवधि रहेगी, यानी कि मेला
30 अप्रैल तक ही चलेगा। कुंभ मेले में कम अवधि चलने पर जो चर्चाएं चल रही थी उस पर अब ये विराम लग गया है। और अभी हम कोरोना को लेकर अगर बात करें तो कोरोना को देखते हुए ये अफवाह फैली थी कि हो सकता है कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए मेला की जो अवधि है वो कम हो जाए, तो मेला निर्धारित अवधि पर ही समाप्त होगा। ऐसे में 30 अप्रैल जो तारीख तय की गई थी वही तारीख बताई जा रही है। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मेला अवधि को लेकर, कुंभ मेले को लेकर जो तथ्य सामने आ रहे थे उस पर विराम लग गया है। मेला अवधि कम होने की जो बातें सामने आ रही थी उस पर रोक लगाते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि मेला अवधि तय सीमा तक ही चलेगी, यानी कि 30 अप्रैल तक चलेगी, कोई सीमा कम नहीं की गई है। मेला अवधि कम या उसकी तारीख को लेकर जो भी तथ्य सामने आ रहे थे वो उनको लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि तय अवधि तक ही मेला चलेगा, कोई फेरबदल नहीं। इन सभी को निराधार बताते हुए उन्होंने कहा मेला निर्धारित अवधि यानी कि 30 अप्रैल तक ही चलेगा। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए शायद लोगों में ये भ्रम फैला कि हो सकता है मेला अवधि कम हो जाए या उसमें किसी तरीके का फेरबदल हो। देहरादून से खबर, सीएम तीरथ सिंह रावत के दलित के घर भोजन करने पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी दलित परिवार में भोजन करके राजनीतिक प्रपंच कर रही है। संविधान की ताकत के चलते बीजेपी दलित परिवार पहुंच रही है। हमेशा बीजेपी आरक्षण की विरोधी रही है। अच्छी बात है, बेशक राजनीतिक लाभ के लिए सही, लेकिन ये प्रपंच उनको करना तो पड़ रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ताकत तो है कि जो आज दबा हुआ, शोषित, पीड़ित, अनुसूचित जाति का समाज है, उसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को पकड़ा और पकड़ करके वो ताकत इस देश में पैदा करी कि आज वो लोग जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को नहीं मानते, अनेकता में एकता के सिद्धांत को नहीं मानते, वो भी मजबूर हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए। और दलित क्या भोजन करना हम तो रोज ही करते हैं, तो इसलिए कोई प्रपंच नहीं करने की जरूरत पड़ती, कोई फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम तो ऊंच नीच, दलित, ब्राह्मण ये मानते ही नहीं, तो इसलिए हमको तो जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बीजेपी को जरूरत पड़ती है, क्योंकि जिस प्रकार की वो पार्टी है, जैसी विचारधारा की वो पोषक है, तो उनको जरूरत है। कर रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। और फिलहाल देवभूमि में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।